हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो वीबीटी थियरी देखी थी, ठीक है, उसके बाद हमारी सीएफटी थियरी जो है वो आती है। लेकिन क्या है कि रिड्यूस सिलेबस है तो वो हम अब नहीं करवाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो हमने पढ़ी, ठीक है, और हमने 11th में भी पढ़ी थी, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी की कुछ लिमिटेशन थी, और क्या लिमिटेशन थी वो हम अब आज इस वीडियो के अंदर क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिमिटेशन लिख दिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिख दिया है, क्योंकि ये हमारा इंक्लूडेड है सिलेबस में, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके 5 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेंगे। तो पहला जो हमारा लिमिटेशन है वो है इट गिव्स द क्वालिटेटिव एक्सप्लेन्स फॉर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्वालिटेटिव कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन देती है वो, ठीक है, क्वालिटेटिव। ओके, देन सेकंड इज इट डजंट एक्सप्लेन द डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो हमें एज अ वीबीटी थियरी, ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी थियरी पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अकेला होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और पैड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, उससे ज्यादा हमको कुछ पता नहीं चलता है। इट डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। ये अभी ये जो सेंटेंसेस है ना वो बहुत ही डिटेल में है, तो हमको सिर्फ इसको थोड़े याद रखना है और समझना है। डिटेल में हम नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि सीएफटी हम पढ़ने वाले नहीं है। इट डजंट एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स जो भी जो है उनकी स्टेबिलिटी क्या है, काइनेटिकली, थर्मोडाइनमिकली उसकी स्टेबिलिटी क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, इट डजंट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आइदर स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर इसी अब हमने जो देखा था कि या तो फिर स्क्वायर प्लानर हो सकता है या टेट्राहेड्रल हो सकता है, तो वो प्रॉपर किसका होगा वो एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसे वीक लिगेंड है, वो भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे लिमिटेशन है वीबीटी थियरी की, जिसके रिगार्डिंग उसके बाद जो हमारी थियरी आई वो आई क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, बहुत सारी थियरी थी जो मैंने आपको पहले ही अगले वीडियो में बताई थी, लेकिन हमको हमारे सिलेबस के हिसाब से चलना है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कितनी हार्डनेस है वो पता चलती है एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करके। अब कैसे होता है वो हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये याद रखना है। द कॉम्प्लेक्स मेथड इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि जो आपने सॉल्ट एनालिसिस किया होगा तो इसके अंदर जो बोरेक्स बीट टेस्ट आप कर रहे थे तो कलर कंपाउंड बन रहा था। ठीक है, तो वो बोरेक्स बीट का कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसका जो कंपाउंड बनता है, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनेगा, दैट इज ऑफ कलर। ठीक है, कलर कंपाउंड बनेगा, तो उसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। प्लेटिंग के लिए भी जो है कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव Ca2+ Mg2+ आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इंप्योरिटीज है वो कैसे निकाली जाती है, यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमने आगे देखा था, अगर आपको मालूम हुआ तो, हार्ड वाटर वाला फंडा। ठीक है, देन मेनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स है वो एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल, उसके अंदर सेंट्रल एटम क्या है, Mg2+। हेमोग्लोबिन के अंदर Fe होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ दिस आयरन। ठीक है, अगर आयरन नहीं होगा तो रेड कलर नहीं आएगा। विटामिन B12 का होता है कोबाल्ट, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक के
मेटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये सेंट्रल एटम होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बायोलॉजिकली नेचुरली अकर्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन 5 चलेंगे, ठीक है। डिटेल में अभी कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत सारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं बुक्स के अंदर, ठीक है। हमने सिर्फ 5 उठाए हैं वहाँ से, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कंप्लीट होता है, ओके, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अब हम चैप्टर नंबर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे, तो हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक पे ही चले जाएंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और सिलेबस बहुत बड़ा है। अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए अच्छा टाइम चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। तो फिर रिवीजन में और सब में पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे जैसे मैं आपको मतलब कि क्लियर करवा रहा हूँ, चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा, और अपनी जो भी मेन नोट्स है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के अंदर, ठीक है।